नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय के बारे में। कक्षा 12 में देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं और इनका एक चैप्टर है। और जीवन परिचय कक्षा 12 में आपको पता होगा कि चौथा या पांचवा प्रश्न करके आता है जो जीवन परिचय से रिलेटेड होता है, जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं। आपको 3 में से किसी एक जीवन परिचय को करना होता है और उसको भी 80 शब्दों में करना होता है, 80 वर्ड्स में। और इसका जो मार्किंग है वो 5 नंबर का होता है। 5 नंबर में मुख्य रूप से हमें एक तो उसका जीवन परिचय लिखना होता है, दूसरा उसकी क्या कृतियां हैं ये लिखना होता है, और तीसरा उसकी क्या साहित्यिक परिचय है, यानी कि भाषा शैली मुख्य रूप से, या बोलें कि साहित्यिक परिचय क्या है ये लिखना होता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय को देखते हैं। जीवन परिचय में लिखा हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1931 को, 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो वह है धनुषकोडी, एक स्थान है रामेश्वर, यानी कि तमिलनाडु में रामेश्वर एक स्थान है, उसमें भी धनुषकोडी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का अगर मैप में देखें तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में नीचे जाएंगे तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो ये बे है जिसको पाक जल संधि बोलते हैं, उसी में ये स्थान जो है इसी को बोलते हैं रामेश्वर। यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा टाउन है, तो इसी रामेश्वर में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम है वो जैनुलाब्दीन है। अगर एपीजे इसका फुल फॉर्म देखें तो ए का मतलब होता है अबुल, या अबुल कहीं कहीं लिखा होता है, तो ABUL, अबुल। अबुल जो थे इनके परदादा थे, परदादा। इसके बाद आता है पी, पी मतलब है पाकिर, पाकिर जो थे इनके दादा थे। और जे मतलब है जैनुलाब्दीन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन इनके पिताजी हैं। तो ए मतलब अबुल इनके परदादा, और पी मतलब पाकिर इनके दादा, और जे मतलब जैनुलाब्दीन इनके पिता। तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। अब्दुल कलाम इनका नाम था, परदादा, दादा और पिता का नाम आगे जुड़ गया है, तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। इनकी माता जो है उनका नाम है अंशिमा, अंशिमा इनकी माता का नाम है। पिताजी इनके मछुआरे वाला काम करते थे और नाविक थे, यानी कि जो टहलने घूमने आ रहे हैं उनको नदी पार कराना, समुद्र में घुमाना टहलाना, नाविक वाला काम करते थे इनके पिताजी, यानी मछुआरे थे एक तरीके से हम कह सकते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने गांव क्षेत्र में ही हुआ। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि लिखा हुआ है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, रामेश्वरम में हुआ था। पंबन आइलैंड बोलते हैं इसको, पंबन आइलैंड में, आप मैप में भी देखे होंगे पंबन आइलैंड था, तो उसी में ही रामेश्वरम एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी लगता है ये, और वर्तमान समय में इसको तमिलनाडु राज्य का हिस्सा माना जाता है। इनके जो पिताजी थे वो एक बोट ओनर थे, यानी कि नाविक थे, और इमाम ऑफ ए लोकल मॉस्क, और जो लोकल मॉस्क था यानी कि लोकल की मस्जिद, उसमें इमाम थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था अंशिमा, लिखा हुआ है यहाँ पे अंशिमा, ये एक हाउसवाइफ थी। इनके पिताजी जो थे वो फेरी थे, ओन्ड ए फेरी दैट टुक हिंदू पिलग्रिम्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन रामेश्वरम एंड नाउ अनहिबिटेड धनुषकोडी, यानी कि धनुषकोडी में इस समय वो पड़ता है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कलाम जो थे अपने परिवार में 4 इनके भाई बहन थे, यंगेस्ट थे, सबसे छोटे यही थे। कलाम वॉज द यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर इन हिज फैमिली, यानी कि 5 भाई बहनों में कलाम जी सबसे छोटे थे। और इनके जो पूर्वज थे वो एक ट्रेडर्स हुआ करते थे, यानी कि व्यापारी थे इनके पूर्वज, और भूमि के मालिक हुआ करते थे। और बहुत सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, बड़े बड़े इनके लैंड के, यानी कि भूमि थी। और उनका जो बिज़नेस था वो व्यापार के कार्यों में ही मुख्य रूप से था। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें इनके बारे में लिखा हुआ है। इनकी जो एजुकेशन है, यहाँ देखिए, इन हिज स्कूल ईयर्स, यानी कि स्कूल के समय में
कलाम एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, एवरेज ग्रेड्स, बट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न। यानी कि पढ़ाई की लिखाई के समय स्कूल के टाइम पे वो ज़्यादा उनका एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन कुल मिला के वो हार्ड वर्किंग थे, कठिन परिश्रमी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और कुछ नया सीखने में वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर यानी इच्छा अपना रखते थे। और ही स्पेंट आवर्स ऑन हिज स्टडीज़, वो घंटों अपने पढ़ाई पे जो है बिताते थे, स्पेशली मैथमेटिक्स उनका प्रिय विषय रहा होगा, तो उस पर वो ज़्यादा समय बिताया करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपना एजुकेशन यानी शिक्षा पूरी करने के बाद स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो रामनाथपुरम में है, वहाँ पर इन्होंने कह लें कि एक तरीके से प्रारंभिक शिक्षा अपना किया। और कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, यानी कि 12वीं तक की पढ़ाई जो बेसिक पढ़ाई है उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरा किया। उसके बाद जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड था, फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, वहाँ से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन प्राप्त की 1954 में। उसके बाद ही मूव्ड टू मद्रास, मद्रास चले गए 1955 में, क्या पढ़ने के लिए, एरो स्पेस इंजीनियरिंग, यानी कि अंतरिक्ष अभियांत्रिकी का अध्ययन करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चले गए वो पढ़ाई करने के लिए। वाइल कलाम वॉज वर्किंग ऑन ए सीनियर क्लास प्रोजेक्ट, जब वो क्लास में सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो द डीन वॉज डिससेटिस्फाइड, तो उनका जो कह लें कि जो डीन था या जो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो डिससेटिस्फाइड था कि आपका जो काम है वो ठीक प्रकार से आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपका स्कॉलरशिप जो है उसको रोक दिया जाएगा। और तो उनके टीचर ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि आप ठीक से जो ये अपने वर्क है, प्रोजेक्ट है, उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, आपका स्कॉलरशिप रोक दिया जाएगा, आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, अगर आप ठीक से प्रोजेक्ट पे काम करके दिखा देते हो तो आपका ये फिर से स्कॉलरशिप आने लगेगा। तो कलाम जी 3 दिन बिना खाए बिना पिए दिन रात मेहनत करके अपने प्रोजेक्ट पे काम किया और दिन को दिखाया। कलाम मेट द डेडलाइन, impressing the dean, who later said to him, I was putting you under stress and asking you to meet a difficult deadline. He narrowly missed achieving his dream of becoming a fighter pilot as he placed 9th in qualifiers and only 8 positions were available in the IAF। यानी कि जो उनको स्कॉलरशिप मिलने थे या कहें कि कहीं उनका सिलेक्शन होना था, उसमें 9 लोगों का सिलेक्शन होना था, लेकिन इनका जो है 8वें स्थान पर ये भी आ गए और उनका सिलेक्शन उसमें हो गया। तो ये थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, जो कि सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। ये उच्च शिक्षा के लिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने गांव क्षेत्र में ही हुआ। उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए आईआईटी मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास गए और वहाँ पे स्पेस इंजीनियरिंग में यानी कि अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में इन्होंने आईआईटी किया। और कब किया, तो 1960 में इन्होंने किया। इसको पूरा करते ही ये डीआरडीओ में यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अस्त्र शस्त्र बनाने से, आयुध सामग्री बनाने से संबंधी एक भारत की संस्था है। तो डीआरडीओ से ये जुड़ गए अपनी पढ़ाई को पूरी करने के पश्चात। और 1969 में 1969 में इनको इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 1969 में इनको वहाँ पर भेज दिया गया कुछ वहाँ पे प्रयोग करने के लिए। उसके बाद इनको फिर से डीआरडीओ में भेज दिया गया कि आप वहाँ पर जाइए, और कुछ निदेशक पद पे उनको, डायरेक्टर पद पे उनको नियुक्त किया गया। और 1980 में वो पुनः डीआरडीओ में आ गए और वहाँ पर अपना काम करने लगे। कुछ प्रोजेक्ट्स उनको दिए गए थे और उन्हीं प्रोजेक्ट्स में कुछ इन्होंने प्रयोग किया और काम किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइलों का इन्होंने निर्देशन किया था, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में अग्नि और पृथ्वी नाम की मिसाइल जो है लॉन्च किया गया था। इनके साइंटिस्ट वाले करियर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनके एक कथन को यहाँ पे देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का। लिखा हुआ है, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेज इन विच आई लर्नड लीडरशिप फ्रॉम 3 ग्रेट टीचर्स, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन and Dr. Brahm Prakash. This was a time of learning and acquisition of knowledge for me. यानी अगर वैज्ञानिक के क्षेत्र में देखें तो उनके 3 प्रमुख कह लें टीचर टाइप के थे या उनके प्रेरणा स्रोत थे, जिसमें से एक सतीश धवन भी थे।
तो जब उन्होंने 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, तो कलाम ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक साइंटिस्ट के पद पर मेंबर के रूप में गए और DRDS के लिए गए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के लिए। और वहीं से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने छोटे छोटे जो ओवरक्राफ्ट हैं उसको बनाना, डिज़ाइन करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी वो जो है अपने DRDO में जो है बट रिमेंड अनकन्विंस्ड बाय हिज चॉइस ऑफ ए जॉब एट DRDO। लेकिन DRDO में वो अनकन्विंस थे, यानी कि संतुष्ट नहीं थे। कलाम वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकॉन्सपर कमेटी वर्किंग अंडर विक्रम साराभाई, यानी विक्रम साराभाई के नेतृत्व में एक कमेटी थी, उसमें भी ये काम करते थे और इनको एक साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पे बना दिया गया, द रिनोड स्पेस साइंटिस्ट। 1969 में 1969 में कलाम वॉज ट्रांसफर्ड, उनको भेज दिया गया इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट में डायरेक्टर के पद पर काम किया और इंडिया का पहला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SLV-3 उसको सक्सेसफुली डिप्लॉयड द रोहिणी सैटेलाइट इन नियर अर्थ ऑर्बिट इन जुलाई 1980। 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया रोहिणी में। और कब? 1980 में किया गया इसे। और कलाम हैड फर्स्ट स्टार्टेड वर्क ऑन एन expandable rocket project independently at DRDO in 1965. In 1969, Kalam received the government approved and expanded the program to include more engineers. तो बहुत सारे और इंजीनियर्स बनाने के लिए इनको जो है भारत सरकार ने और दायित्व सौंपे। 1963 से 1964 के बीच में इनको नासा भेज दिया गया, लॉन्गले रिसर्च सेंटर इन हैम्पटन वर्जीनिया। तो इनको नासा भी भेजा गया था 1963-64 में, ये समझ लें बस। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किस किस प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया था। पृथ्वी मिसाइल पे इन्होंने काम किया था। और कलाम सर्व्ड एज अ चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जुलाई 1992 टू 1999, यानी कि 7 सालों तक इन्होंने प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी के तौर पर एक चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र के रूप में काम किया था। तो इस तरीके से इनका जो है करियर रहा है अपने साइंटिस्ट के क्षेत्र में। इन्हें जब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे 1997 में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो जब वो जीते थे 1997 में, तो APJ अब्दुल कलाम को इन्होंने इनवाइट किया था कि आप हमारे मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में काम कीजिए। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अभी हमें जो है दूसरे काम करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा अगर करना होगा। तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था उस समय। लेकिन जब इसके बाद फिर से जैसे 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक बार प्रधानमंत्री रहे थे, उनका अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, तो वो इनकी सरकार गिर गई थी। दोबारा जब चुनाव हुआ 1998 में, 1998 में, तो उसमें फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए थे और 1998 से लेकर के 2003 तक अटल जी जो हैं प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। फिर 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल जो है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे थे। तो 1998 में जब दोबारा ये चुनाव जीते, तो फिर से कलाम जी के पास अटल जी ने फ़ोन किया और कहा कि आपको हम राष्ट्रपति के लिए जो है अनुमोदित करना चाहते हैं, प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस बार कृपया करके आप मना मत कीजिएगा। तो कलाम जी ने कहा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने इसको जीता और 2002 से लेकर के 2007 तक की भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रहे और 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। 2002 से 2007 तक इनका जब कार्यकाल पूर्ण हो गया तो इनको फिर से आमंत्रित किया गया कि आप राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। एक कार्यकाल करने के पश्चात इन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद इनके कुछ अवार्ड्स हैं जो इन्होंने जीते हैं या मतलब प्राप्त किए हैं। एक 1981 में 1981 में पद्म भूषण इनको दिया गया। फिर 1990 में इनको पद्म विभूषण दिया गया।
पद्म 3 पुरस्कार होते हैं, एक पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो पद्मश्री नहीं मिला था, लेकिन पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, एक भारत रत्न जो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार होता है वो मिला 1997 में, 1997 में, यानी कि इसी समय में जब वो प्रधानमंत्री बने थे अटल जी पहली बार। और 2013 में इनको वॉन ब्राउन अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये कुछ इनके अवार्ड्स हैं, और भी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाए होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। APJ अब्दुल कलाम जी, उनका जो मूल्य है, उनका जो सिद्धांत है, वैल्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा सीखने योग्य हैं, और उनके जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बार कोई एक मंच था, वहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया था, तो जहाँ पर राष्ट्रपति जी को बैठना था, यानी कि कलाम जी को बैठना था, उसकी सीट को थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया था। मान चलिए कि जैसे ये मंच है, तो कुछ सीटें इतनी बड़ी बड़ी मतलब चेयर्स लगी हुई हैं, और बीच में जो है चेयर्स की ऊंचाई थोड़ी सी ऊंची है, एक चेयर, इस चेयर पे बैठना था राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी चेयर जो है ऊंची नहीं रहनी चाहिए, जैसी हाइट इन सब की है वैसी हाइट पे मेरी भी चेयर कीजिए। तो अपनी चेयर की हाइट जो है सबके बराबर करवा करके उस पर उन्होंने बैठा। तो इससे ये सीख सकते हैं कि हम चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमें अपने जनता, अपनी प्रजा को मतलब नीचे स्तर पर नहीं देखना चाहिए, अपने समान स्तर पर देखना चाहिए, समान नज़रिए से देखना चाहिए, तभी वो हमारा सम्मान करेगी। इसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो वो 2 सूटकेस लेकर के राष्ट्रपति भवन गए थे, और जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो वही 2 सूटकेस लेकर के वो राष्ट्रपति भवन से बाहर आए थे। यानी ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत सारा धन संपदा अपना जमा कर लिया था, या अपने नाम बहुत सारे भूमि या बैंक बैलेंस बना लिया था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत साधारण व्यक्तित्व थे, और उनके पास जो कपड़े हैं, ये सब जूते हैं, वो भी सब बहुत लिमिटेड थे। मीन्स वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपव्यय नहीं करते थे। एक ये भी संदर्भ आता है कि एक बार राष्ट्रपति भवन में उनके परिवार वाले कुछ 10-12-20 लोग आ गए और कहे कि दिल्ली घूमना है, दिल्ली घूमना है। तो एक बस को बुक कर लिया, और बस जो है पूरा उनको दिल्ली उल्ली घुमाई। सारा खर्च वर्च जितना हुआ वो अपने CA से कहे कलाम जी कि आप हमारे परिवार द्वारा जितना भी खर्च हो रहा है सबका एक लिस्टिंग बना दीजिए, सब एक बिल उसको बना दीजिए। तो बिल में 1,00,000, 1,25,00,000, 1,50,00,000 जो खर्चा आया और रहा होगा। तो CA ने कहा कि इतना रुपए का खर्चा आया है आपके परिवारों के घूमने टहलने का। तो कलाम जी ने कहा कि इनके सारे खर्चे को मेरी सैलरी से कटवा दिए जाएं। तो इस प्रकार के वो व्यक्तित्व थे कि अब मतलब अपने कार्य जो राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति को सुविधाएं दी गई हैं उसका प्रयोग उनके निजी हित में ना हो, बल्कि वो सार्वजनिक हित में ही हो, और राष्ट्रपति की जो भत्ते हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, वो सिर्फ वही प्रयोग करें, ना कि उनके परिवार वाले प्रयोग करें। तो अपने शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं करते थे। ये भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखी जा सकती हैं। फिर इनके मृत्यु की चर्चा करते हैं तो 27 जुलाई 2015 को ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि भारतीय संस्थान मैनेजमेंट का, तो IIM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलोंग में, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग में, वहाँ पर गए थे। एक व्याख्यान दे रहे थे स्टूडेंट्स को, और व्याख्यान देते ही वक्त उनका हार्ट अटैक पड़ा 2015 में ही, कब 27 जुलाई को, और हार्ट अटैक होते ही उनका वहीं पर देहावसान हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं नंबर 1, इंडिया 2020, इस तरीके से 2 बिंदी हैं। ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम 1998, ये इनकी एक रचना है। दूसरा है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये बहुत ही फेमस रचना है, ये बहुत सारे अन्य परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं कि विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है, तो APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है। ये इनकी आत्मकथा थी जो कि 1999 में लिखी गई थी। एक है अग्नि की उड़ान, हिंदी में है, इसको भी 1999 में लिखा गया था। एक है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, 2002 में लिखा गया था इसे। इसके बाद है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, तो ये इनकी कुछ रचनाएं थीं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम 80 शब्दों में बात करें तो 60 से 65 शब्दों में इसको लिख सकते हैं। 10 से 15 शब्दों में हम इनके जो रचनाएं हैं इसको राइट कर सकते हैं।
फिर रह गया साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इनकी रचनाओं से हम क्या निकाल सकते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है विज़न। विज़न मतलब दृष्टिकोण, मतलब कि इनका भारत में 2020 तक भारत कैसा होना चाहिए उससे संबंधित इनका दृष्टिकोण क्या है। यानी कि ये भविष्योन्मुखी लेखक रहे होंगे, ये भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशने वाले लेखक रहे होंगे। ये उनकी साहित्यिक परिचय ऐसे कुछ निकाल सकते हैं। एक ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान। तो अग्नि की उड़ान जैसे देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है हिंदी में अग्नि की उड़ान। तो अग्नि की उड़ान जो इसरो में जब उन्होंने लॉन्च किया था अग्नि पृथ्वी ये सब मिसाइलें, तो उससे संबंधित कुछ रचनाएं रही होंगी। यानी कि ये आत्मकथा या इस टाइप की जो रचनाएं होती हैं उससे संबंधित लेखक भी हैं। तो ये इनकी, और स्वामी जी के साथ आध्यात्मिक सफ़र, तो ये आध्यात्म में भी रुचि रखते थे। मुसलमान थे लेकिन ये उससे ज़्यादा अपने आप को पहले भारतीय मानते थे। और ये स्वामी जी जो हिंदू साधु संत हैं, अगर इनके व्यवहारों से मैच करता है, मेल खाता है, तो उनको बिना ये चीज़ सोचे कि उनका कोई धर्म दूसरा है वो स्वीकार करते थे और दूसरे धर्मों की वैल्यूज़ को भी वो ग्रहण करते थे। तो ये कुछ उनकी हम साहित्यिक परिचय या उनके कुछ व्यक्तित्व से निकाल करके हम उसमें राइट कर सकते हैं 10 से 15 शब्दों में। तो ये था कुल मिलाकर के APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। इनके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अभी सिर्फ उतना ही बात करना प्रासंगिक होगा जितना कक्षा 12 UP बोर्ड में लिखने के लिए उचित है। तो इसमें इतना ही। इसके बाद ये जो लेखक हैं इनका सबका जीवन परिचय कंप्लीट हो चुका है। आप एक प्लेलिस्ट हिंदी का है उसमें देख सकते हैं। अब जितने कवि हैं उनके जीवन परिचय की एक लिस्ट मिल जाएगी, उसी हिंदी कक्षा 12 नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।